नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 5 शहर में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। तो सबसे पहले बात बीजेपी की अहम बैठक की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीएल संतोष के बीच हो रही बैठक खत्म हो गई है। सूत्रों की माने तो बैठक में केंद्रीय पदाधिकारी और प्रदेश प्रभारी पर चर्चा हुई है। माना जा रहा है कि कई राज्यों के प्रदेश प्रभारी और कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों को भी बदलने को लेकर चर्चा की गई। बताते चलें, कल रात भी तीनों नेताओं के बीच 2 घंटे तक बैठक हुई थी। शाह, नड्डा, बीएल संतोष ने बैठक की है। तो आपको बता दें, तीनों नेताओं के बीच हुई ये बैठक जिसमें तमाम पहलुओं पर चर्चा की गई और बताया जा रहा है कि केंद्रीय पदाधिकारियों, प्रदेश प्रभारियों पर चर्चा की गई। सूत्रों के अनुसार ये खबर आ रही है कई प्रदेश प्रभारी बदले जा सकते हैं। सूत्र और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी नितिन चौधरी हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। नितिन, जिस प्रकार से देखा जाए आज अहम बैठक की गई जिसमें केंद्रीय मंत्री के साथ साथ तमाम गणमान्य मौजूद रहे। बताया जा रहा है सूत्रों के द्वारा कि कई प्रदेश प्रभारी बदले जा सकते हैं और कई प्रदेश अध्यक्ष भी बदले जा सकते हैं। क्या कुछ अहम जानकारी इस मीटिंग को लेकर? देखिए सुनील, बिल्कुल जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली केंद्र कार्यालय में ये बैठक चली थी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के संगठन महासचिव जो है संतोष बीएल, वो खुद इस मीटिंग में मौजूद थे। बताया जा रहा है कि सूत्रों के हवाले से जो खबर है कि कई प्रदेश के जो प्रभारी हैं और प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपना कार्य कर रही है उस कार्यों को गिनवाने के चक्कर में जो है उसी को लगी हुई थी। कहा जा रहा है कि इस तरीके की जो भारतीय जनता पार्टी ने तमाम मुद्दों को लेते हो, या क्षेत्र की संख्या हो या क्षेत्र में किस तरीके से कार्य किया है, तो उसको देखते हुए कि 2024 का भी चुनाव नजदीकी है, तो इस चुनावों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने आज ये मीटिंग बुलाई थी। सूत्रों के हवाले से पता चला कि 1 घंटे से ज्यादा की ये बैठक चली थी। बैठक में तमाम बड़े चेहरे इसमें मौजूद थे। खुद गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और तमाम पार्टी के राज्य संगठन जो महासचिव हैं संतोष, वो खुद इस मीटिंग में मौजूद थे। बताया जा रहा है कि ये जो है मीटिंग जो इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई थी और कहा जाता है कि इसमें जो है भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लिए और जो अब तक सरकार बनी है उस सरकार के कार्यकाल जो है गिनाए गए हैं, कार्य कितने अच्छे कार्य यहाँ पर किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम मुद्दों को देखते हुए बैठक कराई गई थी। जी नितिन, बताया जा रहा है कई राज्यों के प्रदेश प्रभारी और कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों को भी बदलने को लेकर चर्चा की गई है। तो क्या अंदेशा लगाया जाए जिन राज्यों में अभी हाल फिलहाल में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने कुछ महीने बाद, और देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होने हैं, उसके बाद लोकसभा के चुनाव होंगे, तो क्या यह अंदाजा लगाया जाए कि इन राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और इन राज्यों के प्रदेश प्रभारियों को बदला जा सकता है? देखिए सुनील, बिल्कुल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आज ये मीटिंग अपने कार्यालय में रखी थी, तो जिस तरीके से चुनाव भी हैं, लोकसभा चुनाव भी हैं, उधर विधानसभा चुनावों की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी अभी से लग चुकी है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए, अलग अलग राज्य में जो चुनावों की तारीखों का ऐलान होने वाला है, तो उस तारीखों के ऐलान के बाद ही तुरंत जो है भारतीय जनता पार्टी जो प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं और प्रदेश के जो प्रभारी हैं उन प्रभारियों को हटाने की बात की गई है। कि जिस तरीके से उनका जो फीडबैक मार्केट के अंदर है, पार्टी का अंदर है, जो कार्यकर्ताओं के अंदर चल रहा है, तो उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने तमाम ऐसे मुद्दों पे बैठक की थी। और कहा जा रहा है कि 2024 के चुनावों की नजदीक है, जैसे जैसे पास आती जा रही है, ऐसे ऐसे भारतीय जनता पार्टी तमाम अभी से ही अपने तमाम कार्यकर्ता और तमाम नेताओं से बातचीत कर रही है। और कहा जा रहा है कि सभी जो विधायक और सांसद है वो भारतीय जनता पार्टी के अपने कार्य गिनाए जाए। जब तक जो कार्य किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, अच्छे अच्छे कार्य जो किए, उन कार्यों पर जो है बातचीत करें, लोगों से मिले। जनसंपर्क अभियान भी जो भारतीय जनता पार्टी ने चलाया है उसको भी लेकर जो बैठक कराई गई थी। तो बैठक में साफ तौर पर कहा गया है कि इस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के बीच में अच्छे कार्य किए, उन कार्यों को जो है जनता के बीच में गिनाया जाए, चाहे वो किसी भी प्रकार के ऐसे मुद्दे हों। भारतीय जनता पार्टी ने तमाम जगह पे चुनावों का भी ऐलान है, तो चुनावों का ऐलान होने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी ने अभी से 2024 की तैयारी करने स्टार्ट कर दी। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में साल 2023 और 24 के लिए राज्य कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति को मंजूरी मिल सकती है। प्रदेश में बनाई गई वाली सड़कों के किनारे जमीन के नीचे पेयजल और सीवर की पाइपलाइन बिछाने, टेलीफोन के तार, ऑप्टिकल फाइबर केबल डालने के लिए अब डक्ट का प्राविधान करना जरूरी होगा। राज्य सरकार इसके लिए डक्ट नीति को मंजूरी देने जा रही है। इस संबंध में लोक निर्माण विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी जा सकती है।
कोषागारों में बड़ी संख्या में अप्रयुक्त पड़े नॉन जुडिशियल स्टाम्प के निस्तारण की कार्ययोजना पर भी कैबिनेट की मोहर लग सकती है। उचित दर की दुकानों में ई पास मशीन को इलेक्ट्रॉनिक भारमापक मशीन से जोड़ने वाले सिस्टम इंटीग्रेटर के चयन के लिए टेंडर की शर्तों को अनुमोदित किया जा सकता है। इस खबर पर हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता प्रियम पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियम, जिस प्रकार से देखा जाए योगी कैबिनेट की अहम बैठक हुई और कई प्रस्तावों पर मोहर लगी है। बता रहे हैं कि स्थानांतरण नीति को मिल सकती है मंजूरी, जिसके बाद देखा जाएगा कि जो चाहे ऑप्टिकल फाइबर डालने का काम हो डक्ट के द्वारा होगा, तो क्या कुछ उसके बाद सहूलियत मिलेगी और किस प्रकार से बदलाव देखा जाएगा? प्रियम। बिल्कुल, देखिए आज योगी कैबिनेट की एक अहम बैठक इस समय चल रही है और इस बैठक के अंदर सभी कैबिनेट के उनके सदस्य जो हैं वो मौजूद हैं और माना जा रहा है कि इस बैठक के अंदर कई अहम प्रस्ताव जो हैं वो रखे गए हैं, उनको मंजूरी भी मिल सकती है। हालांकि कौन कौन से प्रस्ताव रखे गए, किन प्रस्ताव को मंजूरी मिली, वो अब से मैच कुछ देर बाद मीडिया ब्रीफिंग होगी लोक भवन के अंदर और वहां पर सरकार के मंत्री के जरिए जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जाएगी और वो बताएंगे कि किन किन प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। सबसे अहम जो आज की कैबिनेट बैठक में है वो नई तबादला नीति को लेकर है कि उस नई तबादला नीति को भी आज कैबिनेट के अंदर जो है वो अनुमति मिलेगी और उसके बाद प्रदेश के अंदर सरकारी कर्मचारियों के तबादले जो है वो इस साल हो सकेंगे। कितने दिन के लिए तबादला नीति लागू रहेगी ये जरूर देखना होगा। जो जानकारी इसके मुताबिक अभी फिलहाल जो है वो 15 दिन के लिए तबादला नीति जो है वो लागू करी जाएगी, जिसके अंतर्गत सभी विभागों में जो तबादले हैं वो सरकारी कर्मचारियों के हो सकेंगे। इसके अलावा अन्य कई विभाग हैं, औद्योगिक विकास है, पर्यटन है, पर्यावरण है, इन प्रावधिक शिक्षा है, इन सभी विभागों के जो प्रस्ताव हैं वो इस बैठक में रखे गए हैं। जो जानकारी उसके मुताबिक देखना होगा किन किन प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। जो फाइबर ऑप्टिक केबल का बात हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी के अंडरग्राउंड वायरिंग की बात हो, उन सभी के लिए डक्ट विधि के जरिए जो है उसको किया जाए, तो ये प्रस्ताव भी सबसे एक अहम है। उसको भी आज इस कैबिनेट बैठक में रखा जाना है ताकि जो सड़कों के निर्माण होते हैं उसको बार बार खोदने की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि कई बार देखने को मिला है कि रोडें बनती हैं उसके बाद या तो उसमें फाइबर ऑप्टिक की केबल डालनी हो या अन्य जो और कार्य होते हैं, सीवरेज लाइन होती है, वो उनके लिए फिर से रोड को खोदना पड़ता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सड़कों की जो हालत है वो अक्सर खस्ता देखने को मिलती है। तो वो समस्याओं का सामना ना करना पड़े, रोड बनने से पहले ही इन सभी विभागों से एनओसी ले ली जाए और वो अपने कार्य को पूरा करें, उसके बाद ये रोड बनाई जाए। और या फिर अगर ऐसी कुछ आवश्यकता पड़ती है कि रोड बनने के बाद में उसमें केबल डालने की आवश्यकता है या फिर उसमें पाइपलाइन डालने की आवश्यकता है, तो उसके लिए जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज किया जा सके, तो ये प्रस्ताव भी आज इस कैबिनेट बैठक में रखा जा सकता है। और अब से मैच कुछ देर बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन कौन से प्रस्ताव आज इस बैठक में रखे गए और किन किन प्रस्ताव को इस कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिली। प्रियम, इस बैठक में कौन कौन मौजूद है और क्या अंदेशा लगाया जाए ये बैठक कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो एक स्थिति है उसको इम्प्रूव करेगी? और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या ये इलेक्शन को देखकर जिस प्रकार से देखा जा रहा है, हर चीज में इतना इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है, तो क्या सरकार इसको लेकर भी काफी सजग है कि काम करना बेहद जरूरी है, आने वाले समय में इलेक्शन भी है? सुनील, देखिए कैबिनेट बैठक एक सरकार के कार्य का हिस्सा है। हमें हर हफ्ते कैबिनेट की बैठक होती है, उसके अंदर उन प्रस्तावों को लाया जाता है जिनको कैबिनेट के अप्रूवल की आवश्यकता होती है। तो ये एक सरकार के कार्य का हिस्सा है, तो उसको चुनाव से जोड़कर अभी फिलहाल इसको देखना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। जरूर सरकार कैबिनेट के जरिए भी अप्रूवल करके उन मुद्दों को उठा रही या उन चीजों को लेकर कार्य कर रही जो कहीं ना कहीं आम लोगों का इफेक्ट करेंगे, उनके लिए बेहतरी का कार्य करेंगे और इसीलिए सरकार जो है वो कार्य करती है। तो आज भी जो ये बैठक है उसमें भी ये कई अहम प्रस्ताव हैं जिनको लाया गया है, जिनको रखा गया है, उन पर चर्चा हो रही है। आपसे मैच कुछ देर बाद तस्वीर साफ होगी कि कौन कौन से प्रस्ताव थे जिनको रखा गया, जिनको अनुमति मिली है, अब वो जरूर देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, अभी देखने वाली बात ये होगी कौन से प्रस्ताव को मीटिंग में रखा जाता है और क्या कुछ निकल के आता है। आपका कहना है कि मीटिंग अभी चल रही है और मीटिंग के बाद प्रेस ब्रीफिंग की जाएगी आफ्टर द मीटिंग, उसके बाद ये सब कुछ निकल के आएगा। प्रियम, बिल्कुल, देखिए अभी कैबिनेट बैठक चल रही है, मुख्यमंत्री आवास पर ये कैबिनेट की बैठक हो रही है, कैबिनेट के सभी सदस्य इसमें मौजूद हैं। इस कैबिनेट बैठक के अंदर अलग अलग विभागों के प्रस्ताव जो हैं वो रखे गए हैं और उसमें माना जा रहा है कि अब अपने मैच को देर बाद जिस तरीके से इंफॉर्मेशन है कैबिनेट ब्रीफिंग होगी, लोक भवन में कैबिनेट ब्रीफिंग जो है वो की जाएगी और उसके अंदर सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर कोई मंत्री आकर बताएंगे कि आज इस बैठक में कौन कौन से प्रस्ताव रखे गए, किन प्रस्ताव को लेकर चर्चा हुई और किन प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। उस मंजूरी मिलने के बाद में क्या कुछ परिवर्तन जो है वो देखने को मिलेगा, आम लोगों को किस तरीके से उसका लाभ मिलेगा, इन सभी चीजों को लेकर वो जानकारी देते हुए भी नजर आएंगे। शुक्रिया प्रियम, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका।
कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना दे रहे पहलवान बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट रेलवे में अपनी नौकरी पर वापस लौट आए हैं। उधर भारतीय किसान यूनियन और खाप नेताओं ने पहलवानों के समर्थन में जून को जंतर मंतर पर बुलाए गए विरोध प्रदर्शन को रद्द कर दिया है। राकेश टिकैत ने बताया कि सरकार ने प्रदर्शन कर रहे पहलवानों से बातचीत शुरू कर दी है। ऐसे में हमने विरोध प्रदर्शन को रद्द कर दिया गया है। अब पहलवानों और सरकार के बीच बातचीत के नतीजे के आधार पर आगे की रणनीति तय होगी और विरोध किया जाएगा। राकेश टिकैत ने कहा कि विरोध प्रदर्शन पहलवानों का समर्थन करने के लिए है। वहीं आज ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एक्शन शुरू कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण शरण सिंह के स्टाफ और करीबियों से पूछताछ की है। दिल्ली पुलिस बयान दर्ज करने के लिए ब्रजभूषण शरण सिंह के घर लखनऊ और गोंडा पहुंची है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी शिवम सोनी हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। शिवम, जिस प्रकार से देखा जाए दिल्ली पुलिस गोंडा और लखनऊ पहुंची और ब्रजभूषण के आवास पर जाके उनके करीबियों से आज जांच पड़ताल की गई, पूछताछ की गई है। बहुत सी अहम बातें निकल के सामने आया कि उनके पहचान पत्र लिए गए, नंबर लिए गए और अहम जानकारी निकल कर आ रही है। क्या कुछ इसके मायने लगाए जाएं? और जिस प्रकार से किसानों का कहना है कि हम पहलवानों के साथ हैं, पहलवान जॉब पर लौट आए हैं, रेलवे में जॉब कर रहे हैं। अब उनका कहना है अगर सरकार की पहलवान के बीच में आगे बात नहीं होगी तो हम आगे चलकर अपना प्रदर्शन करेंगे। अभी फिलहाल प्रदर्शन करने का कोई मूड नहीं है। शिवम, आपने बताया कि गोड्डा में जान पे पूछताछ हुई, काफी लोगों से पुलिस वहां पहुंची। ये सब तब हो रहा है सुनील, जब प्रधानमंत्री माफ कीजिएगा अमित शाह से मुलाकात हो चुकी है रेसलर्स की। शनिवार शाम को तकरीबन रात के 11 बजे ये मुलाकात हुई और 3 घंटे ये मुलाकात चली। और इस अमित शाह से मुलाकात के बाद से ही जांच में तेजी आ रही है। अगर ये कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि अब तक जांच हो रही थी, लेकिन जांच के नाम पर क्या हो रहा था वो पूरा मीडिया जानता है, पूरा देश जानता है। लेकिन हाँ, जब से अमित शाह से मुलाकात हुई, साक्षी मलिक की, विनेश फोगाट की, बजरंग पूनिया की, उसके बाद से ही जांच की जो दिशा है उसमें तेजी आई है। तो वहीं जो पहलवान है साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, ये अपनी रेलवे की नौकरी में वापस चले गए हैं। अंदर खाने से खबर ये आ रही है सुनील कि पहलवानों के दोबारा रेलवे में अपनी नौकरी में ज्वाइनिंग करने से जो खाप पंचायतें हैं वो नाराज हैं, क्योंकि खाप पंचायतों का समर्थन था। देश भर में विरोध करने की, विरोध प्रदर्शन करने की, आंदोलन करने की रणनीति पूरी बना रखी थी। आने वाली 9 तारीख को जंतर मंतर पर एक धरना का आयोजन होने वाला था। इसके साथ साथ कई जगह पर खाप पंचायतों की महापंचायत होने जा रही थी। तो खाप पंचायतें नाराज हैं, ऐसा हमारे कुछ विश्वसनीय सोर्सेस हैं वो ऐसा कह रहे हैं। लेकिन जांच तेज हो गई है। इसके साथ साथ अब इंसाफ की जो उम्मीद जो लगाई जा रही थी वो और ज्यादा तेजी के साथ नजर आ रही है, क्योंकि अमित शाह से मुलाकात हुई और सूत्रों का कहना है कि अमित शाह से जब मुलाकात हुई इन तीनों चारों पहलवानों की, तो अमित शाह की ओर से आश्वासन दिया गया कि जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा और विरोध प्रदर्शन ना करें। देखिए, सरकार भी चाहती है कि इमेज डैमेज ना हो। पहले किसानों का धरना हुआ था पिछले साल, हमने देखा पिछले साल ही किसानों का धरना खत्म कराया गया सरकार के द्वारा। उस वक्त सरकार की जमकर किरकिरी हुई और सीए एनआरसी के मुद्दे पर भी सरकार की किरकिरी हुई। जब भी इस तरह की महा आंदोलन होते हैं, महीनों तक जो आंदोलन चलते हैं, उससे सरकार को कहीं ना कहीं डैमेज होता है। तो ये डैमेज कंट्रोल करने की एक तरह से कवायद भी है, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव होने जा रहा है मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, राजस्थान में और हरियाणा में भी पिछले साल चुनाव है। तो उसको देखते हुए एक डैमेज कंट्रोल है, ताकि ज्यादा किसान आक्रोशित ना हो, रेसलर्स ज्यादा आक्रोशित ना हो और कार्रवाई की जाए। वही साक्षी मलिक जी बिल्कुल शिवम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका ताजा अपडेट देने के लिए। ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए नाबालिगों का धर्मांतरण करने वाले गिरोह के खुलासे के बाद सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट्स मिले हैं कि इनका जाल पूरे देश में फैला है। मामले में एक धर्मगुरु को गिरफ्तार किया गया है। आईबी ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं गृह मंत्रालय ने गाजियाबाद पुलिस से इसकी पूरी जानकारी विस्तृत तरीके से मांगी है। इसके अलावा पुलिस ने गिरोह के सरगना बद्दों को गिरफ्तार करने के लिए महाराष्ट्र में डेरा डाल रखा है। आपको बता दें, गेमिंग ऐप के जरिए नाबालिगों के धर्मांतरण के मामले को केंद्र सरकार गंभीरता से ले रही है। गिरोह गाजियाबाद से लेकर चंडीगढ़ तक 4 लड़कों का धर्म परिवर्तन करा चुका है। मामले का खुलासा तब हुआ जब एक पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी गाजियाबाद से
तो आपको बता दें, जिहाद पर ऑनलाइन गेम का ये देखा जा रहा है और धर्मांतरण को लेकर बहुत सी बातें निकलकर सामने आई हैं। तो जिस प्रकार से देखा जाए, ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए नाबालिगों को धर्मांतरण करने वाले गिरोह के खुलासे के बाद सुरक्षा एजेंसियां काफी एक्टिव नजर आ रही हैं। उनको इनपुट्स मिले थे, जगह जगह छापेमारी की जा रही है जिससे इनके तार खुल सकें। और बताया जा रहा है कि जो इसमें इन्वॉल्व था, 1-2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। और आपको बता दें, मामले का खुलासा तब हुआ जब एक पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि उनका 17 साल का लड़का जिम का बहाना बनाकर 5 बार की नमाज अदा करने जाता है। मतलब इतना ब्रेन वॉश कर दिया गया था कि वो जिम के बहाने नमाज को अदा करने जाता था, 5 बार नमाज को अदा करने के लिए जाता था। तो बच्चों के साथ धर्मांतरण का ये खेल देखा जा रहा था, जिसको लेकर इनपुट्स मिले हैं। ऑनलाइन ऐप के जरिए ये हो रहा था। इतना ब्रेन वॉश कर दिया गया था कि ऑनलाइन ऐप के जरिए गिरोह गाजियाबाद से लेकर चंडीगढ़ तक चारों लड़कों का धर्म परिवर्तन करा चुका है। मतलब गाजियाबाद से लेकर चंडीगढ़ तक 4 लड़कों का ये धर्म परिवर्तन करवा चुका है, कन्वर्जन करा चुका है। मामले का खुलासा तब हुआ जब एक पिता ने पुलिस में इसकी शिकायत दी। पुलिस ने जांच की और 17 साल का लड़का जिम का बहाना बनाकर 5 बार की नमाज को अदा करने लगा था। और इस खबर पर हमारे साथ गाजियाबाद से नदीम हमारे साथ जुड़ चुके। नदीम, क्या कुछ अहम जानकारी? जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि ऑनलाइन गेम के जरिए देखा जा रहा था कि धर्मांतरण, कन्वर्जन की बात सामने निकल कर आ रही है और गाजियाबाद से, चंडीगढ़ से लेके गाजियाबाद तक इसके तार फैले थे। इनपुट्स मिल रहे हैं सोर्सेज को और ये कहा जा रहा है कि शिकायत जब उजागर हुई जब एक पिता ने अब कंप्लेंट कराई कि उनका बेटा जिम के बहाने 5 बार की नमाज को अदा करता है। क्या कुछ अहम जानकारी? कौन पकड़ा गया? पुलिस किस प्रकार से जांच कर रही है? नदीम। वो कहीं ना कहीं मुंबई तक पूरे दिखाई दे रहे हैं, जिसके लिए टीम गाजियाबाद से रवाना की गई है। तो गाजियाबाद से रवाना मुंबई के लिए की गई है। मुंबई में डेरा डाला हुआ है, तो एक पकड़ने के लिए गए हुए हैं। हालांकि आपको बता दें, गाजियाबाद में एटीएसपी की एंट्री हो गई है। एटीएसपी जांच कर रही है। तो बेहद अलग तरीके से गाजियाबाद जांच पड़ताल करिए किस तरीके से ये पूरा जो षड्यंत्र था, किस तरीके से था, इसका खुलासा गाजियाबाद पुलिस ने किया है। तो इसमें देखा जा रहा है कि लगभग 4 जो ऐसी जगह है जहाँ पर चंडीगढ़ है, पंजाब है, हरियाणा है, गाजियाबाद है, जलसियार है, इसमें इसके साथ जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर बड़ा अहम जो गाजियाबाद के एरिया से उसकी जानकारी जो लगातार अलग अलग हिस्सों में जाकर जांच कर रही है। और इसके बाद गाजियाबाद का जो अहम हुआ है, गाजियाबाद कविनगर जो इलाका है, थाना कविनगर इलाका, उसमें राजनगर में जिस तरीके से ये 17 साल का बच्चा था जो जिम के बहाने नमाज पढ़ता था, उस बच्चे के पीछे पिता ने उसके पीछे मेहनत की और उसको देखा कि ये कहा जा रहा है, तो उसके बाद ये पता लगा, जिसके बाद उसकी शिकायत हुई और उसमें अब्दुल रहमान को पकड़कर उसे जेल भेज दिया। फिलहाल जो टीम मुंबई गई हुई है, वो टीम कहीं ना कहीं जो सच है और इसके जुड़े हुए जो जुड़े हुए नजदीक जो बताए जा रहे हैं, उनको पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें एक बड़ा खुलासा हो सकता है। नदीम, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उस लड़के के परिवार वालों का क्या कहना है, जिनका कन्वर्जन कराने की बात की जा रही थी, ब्रेन वॉश किया गया, जिम के बहाने 5 बार नमाज को अदा करता था, और उस लड़के से अगर बात हो पाई तो किस प्रकार से वो इसमें इन्वॉल्व हुआ, क्या आप ये बता सकते हैं? देखिए, ऑनलाइन गेम का एक झंझट है पूरा, जिसमें ऑनलाइन गेम खेला जाता है, जिसमें हार जीत का मसला आता है। हार जीत के मसला आने के बाद कहीं ना कहीं कुरान के आयतों का जिक्र आता है कि आपको कुरान की आयत पढ़नी पड़ेगी क्योंकि आप जीत जाएंगे। इस तरीके से पाकिस्तान का भी कहीं ना कहीं जिक्र आता है, क्योंकि ये गेम जो है वो कहीं ना कहीं। शुक्रिया नदीम, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। ओडिशा के बालासोर जिले में हुए ट्रेन हादसे की जांच सीबीआई ने अपने हाथ में ले ली है। 6 जून को सीबीआई ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। सीबीआई अधिकारियों ने बताया कि एक टीम ने बालासोर पहुंचकर घटनास्थल का दौरा किया है। इस रेल हादसे में अब तक 278 लोगों की मौत हो चुकी है और 1000 से ज्यादा घायल हैं। अधिकारी ने कहा कि सीबीआई ने रेल मंत्रालय के अनुरोध, उड़ीसा सरकार की सहमति और केंद्र सरकार के आदेशों पर कोरोमंडल एक्सप्रेस, यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी से संबंधित ट्रेन दुर्घटना के संबंध में मामला दर्ज किया है। यह हादसा 2 जून को ओडिशा के बहानगा बाजार स्टेशन के पास हुआ था। तो इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। बालासोर हादसे की जांच में सीबीआई जुट गई है। आज 10 लोगों की टीम पहुंची। इस पूरे मामले की जांच हो रही है कि किसकी लापरवाही की वजह से हुआ ऐसा। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी दिनकर आनंद हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। दिनकर, क्या कुछ अहम जानकारी
आज बालासोर हादसे की जांच के लिए सीबीआई की टीम पहुंची। 10 लोगों की जांच हो रही है वहां पर टीम, और बताया जा रहा है कि इसमें अहम बातें निकल कर आ रही हैं। क्या ये माना जाए इस दुर्घटना के पीछे कहीं ना कहीं रेलवे की लापरवाही बात निकल कर आ रही है, क्योंकि देखा जा रहा है कि 278 लोगों की मौत इसमें हो चुकी है। आज ममता बनर्जी पहुंची है कटक के अस्पताल में, लोगों से बात की और उनको सांत्वना दी है। लगातार इस पर यह भी देखा जा रहा है लोग राहत भी कर रहे हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियां स्पष्ट सियासत भी खेल रही हैं। तो क्या कुछ अहम जानकारी इस पूरे विषय पर निकल कर आ रही है? दिनकर सुनील, दर्शकों को बता दें कि आज सीबीआई उड़ीसा के बालासोर रेल हादसे की जांच के लिए पहुंची। सीबीआई की 6 सदस्यीय टीम पहुंची। इस दौरान सीबीआई ने कई अहम विषयों पर जांच की। वहां के स्थानीय पुलिस से जांच की, रेलवे के अधिकारियों से बातचीत की, ट्रैकों के निरीक्षण किया कि किस तरीके से जहां पे से कोरोमंडल एक्सप्रेस गुजरी थी उन ट्रैकों का रखरखाव कैसे हो रहा था, कितने दिनों से मेंटेनेंस किया जा रहा था। टोटल जांच पड़ताल के बाद 3 थ्योरी निकलकर सीबीआई के सामने आई है। पहली थ्योरी यह निकल कर आई है कि जिस दिन यह पूरे हादसा हुआ उस दिन बहनागा बाजार स्टेशन के पास से, जहां से कोरोमंडल एक्सप्रेस गुजरने वाली थी, वहां पे एक क्रॉसिंग बैरियर था जिसका बूम बॉक्स खराब हो चुका था और उसको जल्दबाजी में सही करने की वजह से कहीं लोकेशन बॉक्स में कुछ छेड़छाड़ हो गई होगी। ठीक तरीके से उन्होंने सही तरीके से बनाया नहीं, इस वजह से कहीं लोकेशन बॉक्स में कोई गड़बड़ी तो नहीं होगी। पहली थ्योरी सीबीआई यह जांच कर रही है। दूसरी थ्योरी यह कह रही है कि जिस पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी संदेह जताया कि कहीं किसी ने सिग्नल बॉक्स और जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम है उसके साथ छेड़छाड़ तो नहीं की है, कहीं किसी की है साजिश तो नहीं है, क्योंकि वहां पे मुख्यतः 4 लाइनें थी, 2 एक अपलिंक, एक डाउनलिंक और 2 लूप लाइनें थी जिसपे 2 मालगाड़ियां रुकी हुई थी। तो आखिर इसके पीछे किसी की साजिश तो नहीं है। और तीसरी टेक्निकल एरर जो कि हमेशा होता है रेलवे में। लेकिन बड़ी बात यह है सुनील, दर्शकों को बता दें कि सीबीआई की जांच आखिर एक रेल हादसे में क्यों? आखिर यह पहली दफा नहीं है कि सीबीआई और एनआईए की जांच रेल हादसे में हुई है। आपको बता दें कि कानपुर का हादसा 2016 का हम सबके जहन में है, जब 176 लोगों की मौत हुई थी। उसमें भी एनआईए जांच के लिए गठित की गई थी। आज 7 साल हो चुके हैं, 2016 से 2023 आ गई, लेकिन एनआईए ने अपनी फाइनल रिपोर्ट नहीं पेश की है। इसमें एंगल दिया गया था कि 2 लोगों की एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी जिसमें कहा जा रहा था कि बिहार का युवक कह रहा था कि कुछ टेक्निकली एरर कर देंगे और ट्रेन पलट जाएगी, और 176 लोगों की इसी दौरान मौत हो गई। तो ये पूरा एक एंगल निकल कर आया था जिसका एनआईए पिछले 7 सालों से जांच कर रही है। मसलन अभी सीबीआई जांच कर रही है। 3 थ्योरी दिए गए हैं। पहली थ्योरी जैसा कि हमने बताया कि कहीं जल्दबाजी में बूम बॉक्स को सही करने के दौरान कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हुई। दूसरी थ्योरी जिसका अश्विनी वैष्णव ने भी जिक्र किया कि कहीं किसी ने जानबूझकर लोकेशन बॉक्स के साथ छेड़छाड़ तो नहीं की है। और तीसरी टेक्निकली एरर है। सुनील, बिल्कुल देखा जाए दिनकर, जिस प्रकार से आज सीबीआई की 10 लोगों की टीम वहां पर पहुंची और जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन एक तरफ विपक्ष इस तरह की तमाम मांगों को लेकर उठा रहा था, लेकिन आज ममता बनर्जी का स्टेटमेंट भी आया था कि सीबीआई जांच का कोई मतलब नहीं है। सीबीआई की जांच पर चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे वो तमाम विपक्ष के नेता हो, वो सवाल उठा रहे हैं। एक तरफ यह भी कहा जाता है कि इस पूरे मामले की गहनता से जांच होनी चाहिए, और जब जांच सीबीआई करती है तो सीबीआई पर ही सवाल उठा दिए जाते हैं। तो 2 तरह की बात विपक्ष जहां करता है इस बड़े हादसे पर, तो इसके किस प्रकार से मायने लगाए जाएं दिनकर? और दूसरा सवाल हमारा यह है कि अगर किस प्रकार के अभी हालात हैं बालासोर में। मैं आपकी दूसरे सवालों का सबसे पहले जवाब दे देता हूं सुनील। दर्शकों को भी बता देता हूं कि बालासोर में स्थिति सामान्य हो गई है। आम दिन की तरह वहां पे ट्रेन की परिचालन हो रही है। और जहां तक रही ममता बनर्जी की बात और विपक्षी पार्टियों की बात, तो विपक्ष को एक मुद्दा मिल जाता है जैसे ही सरकार के तरफ से कोई भी खामियां देखने को मिलती है। सरकार ने सीबीआई का गठन किया है, सीबीआई की 6 सदस्यीय टीम पहुंची है, उन्होंने 3 थ्योरी के तहत अपने जांच को शुरू कर दिया है। लेकिन ममता बनर्जी कह रही है कि जांच का कोई महत्व नहीं रह जाता। जब जांच न कराए तो भी पक्ष को दिक्कत, जांच कराए तो भी पक्ष को दिक्कत। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा था। बहुत बहुत शुक्रिया दिनकर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका और ताजा अपडेट देने के लिए आपका। और फिलहाल 5 शहर 5 खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।